बिरजू की पत्नी ने 5 दिन पहले एक लड़के को जन्म दिया है, जिसे बिरजू जितनी बार देखता उसका सर भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी पत्नी से नहीं छुपा सका और परेशान स्वर में उससे कहा, 4 बच्चे पहले से ही हैं और अब ये आ गया। मैं ठहरा मामूली दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चों को। बिरजू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती। कभी वो उसकी ओर देखती तो कभी बिरजू की ओर। उसी दिन दोपहर की बात है। बिरजू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ी सी आलीशान कार आकर रुकती है। उस कार से बहुत ही अमीर व्यक्ति, जिनका नाम दिलीप वर्मा था, उतरे और उसके पास आए। क्या तुम्हारे यहाँ किसी पुत्र का जन्म हुआ है? दिलीप की बातों को सुनकर बिरजू उन्हें घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए कहा, पुत्र? हाँ, कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये सब बात छिपती थोड़ी है। वैसे क्या तुम मुझे वो पुत्र दे सकते हो? ऐसा है, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं तुम्हारे बेटे को गोद लेना चाहता हूँ। बिरजू थोड़ी देर फिर से दिलीप की ओर घूर घूर कर देखता रहा और फिर उनसे बोला, साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरा ये बेटा हुआ है, मैं उसी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं। आपके पास इसका भविष्य बन जाएगा। मेरे पास तो इसकी किस्मत में भूख और बीमारी ही आएगी। बिरजू ने दिलीप को अपना बेटा दे दिया। दिलीप ने बच्चे को लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आती थी। दिलीप ने अपनी कार वहाँ रोकी और बच्चे को अपनी गोद में उठाया और नदी के पास खड़ा हो गया। आज मैं अपनी बेटी का भाग्य अपने हाथों से खुद लिख रहा हूँ। आज मैं मिटा रहा हूँ अपनी बेटी के भाग्य में लिखी हर वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर दिलीप ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद से नदी में फेंक दिया। दिलीप एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में वो जो कहते थे वो सच हो जाता था। उनका कहा कभी नहीं बदलता था। कुछ दिन पहले की बात है। वो अपनी एकलौती बेटी मेहर की कुंडली देख रहे थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरी एकलौती बेटी का विवाह किसी दिहाड़ी मजदूर के बेटे से होगा? हाँ? दिलीप ने अपनी आंखें बंद की और उस लड़के को देखना शुरू किया। पल भर में ही उनकी आंखों के आगे बिरजू का बेटा आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपनी बेटी का भविष्य, मार दूंगा उस लड़के को। दूसरी ओर वो छोटा सा बच्चा पानी के बहाव के साथ बह जा रहा था। वहीं नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव की मछुआरी कमला उस समय जाल डालकर मछली के फंसने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं आई। तभी उसकी नजर पानी की लहरों के ऊपर आ रहे उस बच्चे पर पड़ी, जो बेचारा लगातार रोए जा रहा था। अरे ये किसका बच्चा है? किस निर्दयी ने इस बच्चे को पानी में डाल दिया?
अरे जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? कमला ने उस बच्चे को लहरों से निकाला। वो बेचारा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। उसने उसे गले से लगा लिया। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? भूख लगी है क्या? मैं हूँ ना, मत रो बेटा, मत रो। कमला के पति का 3 साल पहले देहांत हो गया था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने उस बच्चे को गोद ले लिया। कमला ने उसका नाम प्रेम रखा। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। प्रेम अब 21 साल का हो गया था। इस बीच कमला की मौत भी हो गई थी। उधर ज्योतिषी दिलीप की बेटी भी अब जवान हो गई थी। एक दिन की बात है, वो नाव की सवारी कर रही थी। तभी मौसम बहुत ही खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओह, इतनी तेज आंधी और तूफान, ऊपर से ये बारिश। ओह, तूफान और बारिश और बढ़ती गई और उनकी नाव डूबने लगी। महर पानी के बहाव में कुछ देर तक हाथ पांव मारती रही, फिर थक कर बेहोश हो गई और लहरों के साथ बहने लगी। उधर दूसरी ओर प्रेम उस समय नदी में मछली पकड़ने के लिए आया था, लेकिन तूफान के कारण वापस लौटने का सोच रहा था। तभी उसे महर पानी में बहती हुई दिखाई दी। अरे ये कौन है? कौन बहता आ रहा है नदी के बहाव के साथ? प्रेम तुरंत पानी में उसे बचाने के लिए उतर गया और लहरों से लड़कर उसकी जिंदगी बचा ली। महर को जब होश आया तो उसने खुद को प्रेम के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हो? हाँ। तब प्रेम ने महर को वो सारी बातें बताई, जिसे सुनकर महर का दिल प्रेम के प्रति प्यार से भर गया और उसने अपने प्यार का इजहार भी उससे कर दिया। प्रेम ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद महर प्रेम को लेकर अपने घर पहुंची और अपने पिता से सारी बातें बताई। तुमने शादी कर ली, लेकिन ये लड़का कौन है? इसका कौल क्या है? खानदान क्या है? तब प्रेम ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुन दिलीप ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, 21 साल पहले मैंने इस काले अध्याय को अपनी बेटी की जिंदगी से निकालना चाहा था, लेकिन आज ये फिर से मेरे सामने आ गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस बिहारी मजदूर के बेटे को मैं कभी अपना घर जमाई स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद महर कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, तो दिलीप ने प्रेम को अपने पास बुलाया और उससे बहुत ही चिंतित स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटा। अपने लिए नहीं, लेकिन मेरी इकलौती बेटी के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो, क्या तुम मुझे वो दोगे जो मैं मांगूंगा तुमसे, या इनकार करके मेरी बेटी के जीवन को खतरे में डाल दोगे? बोलो बेटा। ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता तुमसे, लेकिन अगर नहीं कहा तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें तो पता है कि मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने अपनी बेटी की और तुम्हारी कुंडली देखी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों साथ रहे
तो मेरी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटा, लेकिन हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं। अगर तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ तो। अपनी पत्नी की खातिर प्रेम उस शहर को छोड़कर वीरगंज नाम के दूसरे शहर में चला गया। कई दिन तक वो भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा और एक दिन वो सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसके सामने रामू नाम का एक बूढ़ा सपेरा बैठा हुआ था, जो सांप का खेल दिखाकर अपनी रोटी चलाता था। तुम कौन हो बेटा और कहाँ से आए हो? तब प्रेम ने उसे अपनी सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर रामू ने कहा, बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है? यही तुम्हारे भाग्य में लिखा था, तो उसे तुम कैसे बदल सकते हो? वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी पत्नी के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटा। प्रेम रामू के साथ रहने लगा। वो उसी के साथ सांपों का खेल दिखाता। यही नहीं, उसने रामू से न सिर्फ जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी, बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटा, तुम में गजब की प्रतिभा है। मैंने अपना पूरा जीवन इन जहरीले सांपों के जहर की काट और मंत्रों को जानने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से बीतने लगा। इस बीच दिलीप और मेहर वीरगंज अपने एक रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। शादी के बाद दिलीप और मेहर एक कमरे में सोए हुए थे। तभी पता नहीं वहाँ कहाँ से एक जहरीला सांप आया और उसने मेहर को काट लिया। मेहर दर्द से कर्रा रही थी। पिताजी, पिताजी, मुझे सांप ने काट लिया है। ये बोलते ही मेहर के मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। दिलीप ने अपनी बेटी की जब ये स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई। तभी उसे किसी ने सांप का जहर उतारने वाले के पास जाने के लिए कहा। तब दिलीप ने पूछा, कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूरी पर सपेरों की बस्ती है। वहीं पर रामू नाम का एक सपेरा रहता है। कहते हैं कि उसके पास दुनिया के जहरीले से जहरीले सांप की काट है। हमें मेहर बिटिया को उसके पास लेकर जाना चाहिए। वो सभी रामू के घर पहुँचे। रामू को उसने सारी बातें बताई। तब रामू ने कहा, देखिए, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मैं अब आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। हाँ, लेकिन मेरा बेटा आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद उसने प्रेम को आवाज दी। प्रेम को देखते ही दिलीप की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लाचार निगाहों से उसकी ओर देखा। प्रेम अपने ससुर को पहचान गया। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लेकर आया और उसका लेप मेहर को लगाया और उसकी जान बच गई। जैसे ही मेहर को होश आया और उसने अपने सामने प्रेम को देखा तो, प्रेम, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने कहा था कि जब मैं शहर से बाहर गई हुई थी तो कोई जंगली जानवर
तुम्हें उठाकर ले गया था। ये बात सुनकर प्रेम ने अपने ससुर की ओर देखा तो दिलीप ने हाथ जोड़कर उससे कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर प्रेम का। मैंने भाग्य के लिखे को बदलना चाहा, लेकिन मैं हार गया। मुझे माफ कर दो प्रेम, मुझे माफ कर दो। उसके बाद दिलीप ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर मेहर को अपने पिता से घृणा हो गई। तब प्रेम ने अपनी पत्नी से अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। हेलो सौम्या, और बता कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। सच कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। हाँ, कॉलेज के खत्म होने के बाद तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ। वैसे आजकल कहाँ रह रही है? वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है, तो अब मैं इसी एरिया में रहती हूँ। वो सामने जो कॉलोनी है ना, वहीं पर मेरा घर है। चल मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। सामने एक ब्लॉक में, वहाँ तो मेरा भी घर है, मतलब मेरा बंगलो है वहाँ पर। चल ठीक है, आज मैं तेरे घर चलती हूँ, फिर कल तू मेरे घर आना। ठीक है, चल आज हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। मोहिनी और सौम्या दोनों कॉलेज की फ्रेंड्स थीं। शादी के बाद पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मिल रही थीं। मोहिनी की शादी एक अमीर घर में हुई थी और सौम्या एक साधारण से परिवार में शादी होकर आई थी। मोहिनी इस बारे में नहीं जानती थी। वो जब सौम्या के घर गई तो सौम्या के घर को देखकर वो मुंह बनाने लगी। ये लो मोहिनी, गर्मा गर्म चाय पियो। सौम्या, कप अच्छे से धोई है ना? क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई से रहने की आदत है। तुम्हारा ये घर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुमने शादी किससे की है? नाम क्या है और काम क्या करता है? मोहिनी, तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो? मैं जानती हूँ। कौन है तुम्हारा हस्बैंड? यश। मैंने यश से शादी की है। यश से? अच्छा, चलो मैंने तो उसे ठुकरा दिया था, वो मेरे स्टेटस का नहीं था। खैर मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। और कल तुम आ रही हो ना मेरे घर? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। मोहिनी अभी जाने ही लगती है कि तभी यश आ जाता है। मोहिनी को देखकर वो चौंक जाता है। मोहिनी, तुम और यहाँ? यश, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, मुझे अभी पता चला कि सौम्या ने तुमसे शादी की है। हम दोनों रास्ते में ही मिले। सौम्या मुझे यहाँ ले आई और मुझे तभी तुम्हारे बारे में पता चला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आना कभी सौम्या के साथ। हाँ हाँ जरूर, बाय। सौम्या, तुम जानती हो ना कि मोहिनी कैसी है? इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है। तुम इसके साथ बात नहीं करो तो अच्छा है। यश, वो कॉलेज की बात थी, अब समय बदल गया है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं। वो जानती है, उसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनाकर लाती हूँ। फिर अगले दिन सौम्या मोहिनी के घर जाती है। सौम्या, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये देखो, इस करवा चौथ के लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है, पूरे 7 लाख की है। वैसे मैं तुम्हें क्यों दिखा रही हूँ? तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सको। तुम क्या पहन रही हो इस करवा चौथ पर? मैं कुछ भी पहन लूंगी। वैसे यश ना मेरे लिए एक साड़ी लाए थे, सोच रही हूँ उसे ही तैयार करवा लूँ। अच्छा, मेरे तो हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं होता, उनकी इतनी सारी मीटिंग होती है। इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करती हैं, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करती हैं वो तो, उनको सब कुछ देखना पड़ता है। वो तो बस मुझे पैसे दे देते हैं
और मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी करवा चौथ की पूजा के लिए तुम मेरे ही घर आ जाना। सब आते हैं, कॉलोनी की सारी लेडीज मेरे घर पर ही इकट्ठा होती हैं। सबको पता है कि यहाँ बहुत स्पेस है और सबके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाता है। गिफ्ट भी देती हूँ मैं सबको और भी बहुत कुछ। बहुत मजा आता है। एक काम करना, तुम आ ही जाना मेरे घर, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और फिर करवा चौथ के दिन सौम्या तैयार होकर मोहिनी के घर पहुंचती है। ओ माय गॉड मोहिनी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लगी? ओह थैंक यू। वैसे मैं सेलेक्ट ही ऐसा डिजाइन करती हूँ कि सब देखते ही रह जाए। वैसे सौम्या, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सिंपल लग रही है। सब लोग पूजा में बैठ जाओ, मैं कथा शुरू कर रही हूँ। अरे पंडिताइन जी बुला रही हैं। चलो चलो सब लोग पूजा में बैठते हैं, घेरा बना लो सब। इसके बाद सब लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं। मेरी सारी प्यारी फ्रेंड्स, आप सब ने यहाँ आकर करवा चौथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। सब अपने अपने गिफ्ट लेकर ही जाना। सौम्या, तो थोड़ी देर मेरे पास ही ठहरना, बाद में चली जाना। ठीक है मोहिनी। सौम्या मोहिनी के पास रुकती है। तभी यश का कॉल आ जाता है। हाँ यश, मैं मोहिनी के घर पर थी। वो करवा चौथ की पूजा यहीं पर की थी। पिज्जा? ओके, वैसे आज मेरा भी पिज्जा खाने का बहुत मन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा मोहिनी, अब मैं चलती हूँ। यश मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और वैसे भी पुनीत आने ही वाले हैं। आज मुझे उनके साथ डिनर पर जाना है। हम हर साल करवा चौथ पर बाहर ही खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद सौम्या घर पर आ जाती है। मोहिनी अपने पति पुनीत के साथ रात को डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जहां सौम्या और यश डिनर कर रहे थे। मोहिनी चौंक जाती है। सौम्या मोहिनी को देख चुकी थी। वो उसे आवाज लगाती है, मोहिनी आओ ना, हमें ज्वाइन करो। ये मेरी फ्रेंड सौम्या है। हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। मिस्टर यश, अरे पुनीत जी, आप यश को कैसे जानते हैं? एक दिन मैं किसी जरूरी काम से एक मीटिंग में जा रहा था, तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे अर्जेंट पहुंचना था, तो मुझे यश ने अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी और मैं समय पर मीटिंग में पहुंच पाया था। बस उसी दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यश, मुझे पता चला आपकी डील फाइनल हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की का सुनकर। थैंक यू सो मच पुनीत जी। इसलिए तो हमारी प्रिय धर्म पत्नी ने बोला कि आज डिनर करवाओ। बस मूड बनाया और निकल आए डिनर करने के लिए। बिल्कुल मोहिनी, तुम्हें पता है यश ने मुझे स्पेशल सरप्राइज दिया। यश का प्रमोशन हो गया, इसलिए आज ये मुझे पार्टी दे रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशी का आप दोनों भी हिस्सा बनो। बिल्कुल सौम्या जी। आओ मोहिनी, वहाँ अकेले बैठकर क्या ही डिनर करेंगे, इनके साथ करते हैं ना, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मोहिनी चुप थी क्योंकि वो जिस घमंड में जी रही थी, आज वो घमंड चूर चूर हो गया था। सौम्या भी समझ चुकी थी कि मोहिनी का घमंड तोड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि मोहिनी उसे कितनी बार नीचा दिखा चुकी है। पर सौम्या ने मोहिनी का सम्मान भी किया, साथ ही उसे अच्छा सबक भी सिखा दिया, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के पीछे परियों की एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसी हुई थी, जहाँ सारी परियां एक साथ हंसी खुशी से रहती थीं।
उनमें से एक परी जिसका नाम सेजल था, वो उस परी देश की राजकुमारी थी। सेजल परी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, साथ ही उसके बाल भी बहुत ही लंबे, घने और काले थे, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। पूरे परीलोक में सेजल जैसे लंबे घने बाल किसी और परी के नहीं थे, जिससे कुछ परियां सेजल परी से जलती भी थीं, और गुंजन परी तो हमेशा सेजल परी के पीछे ही पड़ी रहती थी, क्योंकि उसे सेजल परी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अरे सेजल, आज तो तुम्हारे बाल और भी सुंदर और लंबे लग रहे हैं, और साथ ही तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे लंबे बाल परीलोक में सबसे सुंदर और सबसे अच्छे हैं। धन्यवाद आस्था परी, लेकिन आप सबके बाल भी काफी सुंदर हैं। बस मैं अपने बालों की कुछ ज्यादा ही केयर करती हूँ, इसलिए मेरे बाल ज्यादा लंबे और घने हैं। सेजल, तुम हमें भी बालों को केयर करने की कुछ टिप्स बता दो, जिससे हमारे बाल भी तुम्हारे जैसे लंबे और घने हो जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आप सबको आज बताऊंगी कि हमें अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाल इतने भी कोई सुंदर नहीं है। ना जाने सबको तुम्हारे बाल इतने क्यों पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तुमसे अच्छे तो मेरे बाल हैं, तो तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? गुंजन, तुम सेजल से हमेशा ऐसे क्यों बात करती हो? सेजल के बाल वाकई इस परीलोक में सबसे अच्छे और लंबे हैं। तुम्हारे मानने ना मानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ सेजल, तुम गुंजन की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। तुम्हारे बाल बहुत ही लंबे और सुंदर हैं। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि मेरे बाल बहुत ही लंबे और अच्छे हैं। उसके बाद गुंजन परी वहाँ से चली जाती है और बोलती है, बड़ी आई लंबे घने बाल वाली, ना जाने खुद को क्या समझती है। बाकी की परियां तो हैं ही पागल, ना जाने उन्हें सेजल के बाल इतने क्यों पसंद हैं। आज मैं इसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी गुंजन परी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो सेजल परी के बाथरूम में आ जाती है। अब मैं उस सेजल की बच्ची को ऐसा मजा चखाऊंगी जिसके बाद ये बाल का नाम लेना ही भूल जाएगी। ये सोचकर गुंजन परी सेजल परी के शैम्पू की जगह एक दूसरा शैम्पू रख देती है और बोलती है, और जाने दो सेजल को। जैसे ही शैम्पू से वो अपना बाल धोएगी, वैसे ही उसके सारे बाल रूखे और खराब हो जाएंगे। फिर देखते हैं कैसे सारी परियां उसके लंबे बालों की तारीफ करती हैं। अब बताऊंगी कि किसके बाल ज्यादा अच्छे और सुंदर लग रहे हैं। इतना बोलकर गुंजन परी वहाँ से चली जाती है और जब थोड़ी देर बाद राजकुमारी सेजल परी वहाँ पर नहाने के लिए आती है, तो शैम्पू को देखकर बोलती है, अरे ये कैसा शैम्पू है और ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद मैं यहाँ इसे भूल गई। वैसे ये शैम्पू तो बहुत ही अच्छा है, मैं इससे अपने बाल धोकर देखती हूँ। मेरे बाल इससे और ज्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। इतना बोलकर सेजल परी खुशी खुशी नहाने चली जाती है। जैसे ही वो नहाकर आती है, तभी उसके बाल, हे ऊपर वाले, ये मेरे बालों को क्या हो गया? मेरे बाल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं क्या करूँ? ये सब जरूर उस शैम्पू की वजह से हुआ है। अब मुझे रानी माँ के पास जाना चाहिए। मेरे बालों को ठीक करने में वही अब मेरी मदद कर सकती हैं। इतना बोलकर सेजल परी अपनी माँ यानी रानी परी के पास जाती है। अरे सेजल बेटा, तुम यहाँ? और ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? तुम्हारे बाल तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं। बताओ मुझे क्या बात है? फिर सेजल परी अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये सब शैम्पू लगाने की वजह से हुआ। कहाँ है वो शैम्पू? दिखाओ मुझे। शैम्पू देखते ही रानी परी सब कुछ समझ जाती है और वो बाकी सभी परियों को अपने कक्ष में बुलाती है। गुंजन परी, तुम सच सच बताओ, क्या तुमने ये सब किया? तुम्हें ही मेरी बच्ची के बाल बिल्कुल नहीं पसंद थे।
तुम ही चाहती थी कि सेजल के बालों की कोई भी तारीफ ना करे। अरे नहीं नहीं माँ, गुंजन परी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो मेरे कमरे में आई भी नहीं। उसे बेशक मेरे बाल पसंद नहीं हो, पर वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। आखिर हम सभी परियां एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं माँ। गुंजन परी दिल की बुरी नहीं है। नहीं राजकुमारी सेजल परी, रानी परी बिल्कुल सही कह रही है। ये सब मैंने ही किया है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी तुम्हारे बालों की तारीफ करे। मुझे लगता था कि तुम हम सभी परियों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करती हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो सेजल परी। गुंजन परी, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तुमने जो भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है गुंजन परी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर मेरे बाल तो अब खराब हो गए ना। अब मेरे बाल कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अब मैं अपने लंबे घने बाल कैसे कंघी करूँगी? मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। ये लो जादुई अनोखा शैम्पू। इसे रात में सोते वक्त अपने बालों में लगाकर नहा लेना, जिससे तुम्हारे बाल पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे हो जाएंगे। धन्यवाद माँ, आप बहुत अच्छी हैं। फिर सेजल परी कमरे में जाकर अपने बालों में वो जादुई शैम्पू लगाकर नहा लेती है। जादुई शैम्पू लगाते ही सेजल परी के बाल पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे हो जाते हैं, जिसके बाद सभी परियां उसके लंबे बालों की बहुत तारीफ करती हैं। और फिर सभी परियां आपस में मिलकर हंसी खुशी से रहने लगती हैं। हेलो सौम्या, और बता कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। सच कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। हाँ, कॉलेज के खत्म होने के बाद तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ। वैसे आजकल कहाँ रह रही है? वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है, तो अब मैं इसी एरिया में रहती हूँ। वो सामने जो कॉलोनी है ना, वहीं पर मेरा घर है। चल मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। सामने ए ब्लॉक में, वहाँ तो मेरा भी घर है, मतलब मेरा बंगलो है वहाँ पर। चल ठीक है, आज मैं तेरे घर चलती हूँ, फिर कल तू मेरे घर आना। ठीक है, चल आज हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। मोहिनी और सौम्या दोनों कॉलेज की फ्रेंड्स थीं। शादी के बाद पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मिल रही थीं। मोहिनी की शादी एक अमीर घर में हुई थी और सौम्या एक साधारण से परिवार में शादी होकर आई थी। मोहिनी इस बारे में नहीं जानती थी। वो जब सौम्या के घर गई तो सौम्या के घर को देखकर वो मुंह बनाने लगी। ये लो मोहिनी, गर्मा गर्म चाय पियो। सौम्या, कप अच्छे से धोई है ना? क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई से रहने की आदत है। तुम्हारा ये घर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुमने शादी किससे की है? नाम क्या है और काम क्या करता है? मोहिनी, तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो? मैं जानती हूँ। कौन है तुम्हारा हस्बैंड? यश। मैंने यश से शादी की है। यश से? अच्छा, चलो मैंने तो उसे ठुकरा दिया था, वो मेरे स्टेटस का नहीं था। खैर मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। और कल तुम आ रही हो ना मेरे घर? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। मोहिनी अभी जाने ही लगती है कि तभी यश आ जाता है। मोहिनी को देखकर वो चौंक जाता है। मोहिनी, तुम और यहाँ? यश, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, मुझे अभी पता चला कि सौम्या ने तुमसे शादी की है। हम दोनों रास्ते में ही मिले। सौम्या मुझे यहाँ ले आई और मुझे तभी तुम्हारे बारे में पता चला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आना कभी सौम्या के साथ। हाँ हाँ जरूर, बाय। सौम्या, तुम जानती हो ना कि मोहिनी कैसी है? इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है। तुम इसके साथ बात नहीं करो तो अच्छा है। यश, वो कॉलेज की बात थी, अब समय बदल गया है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं।
वो जानती है उसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनाकर लाती हूँ। फिर अगले दिन सौम्या मोहिनी के घर जाती है। सौम्या, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये देखो, इस करवा चौथ के लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है, पूरे 7 लाख की है। वैसे मैं तुम्हें क्यों दिखा रही हूँ, तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सको। तुम क्या पहन रही हो इस करवा चौथ पर? मैं कुछ भी पहन लूंगी। वैसे यश ना मेरे लिए एक साड़ी लाए थे, सोच रही हूँ उसे ही तैयार करवा लूँ। अच्छा, मेरे तो हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं होता, उनकी इतनी सारी मीटिंग होती है, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करती हैं वो तो, उनको सब कुछ देखना पड़ता है। वो तो बस मुझे पैसे दे देते हैं और मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी, करवा चौथ की पूजा के लिए तुम मेरे ही घर आ जाना। सब आती हैं, कॉलोनी की सारी लेडीज मेरे घर पर ही इकट्ठा होती हैं। सबको पता है कि यहाँ बहुत स्पेस है और सबके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाता है। गिफ्ट भी देती हूँ मैं सबको और भी बहुत कुछ, बहुत मजा आता है। एक काम करना, तुम आ ही जाना मेरे घर, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और फिर करवा चौथ के दिन सौम्या तैयार होकर मोहिनी के घर पहुंचती है। ओ माय गॉड मोहिनी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लगी? ओह थैंक यू। वैसे मैं सेलेक्ट ही ऐसा डिजाइन करती हूँ कि सब देखते ही रह जाए। वैसे सौम्या, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सिंपल लग रही है। सब लोग पूजा में बैठ जाओ, मैं कथा शुरू कर रही हूँ। अरे पंडिताइन जी बुला रही हैं। चलो चलो, सब लोग पूजा में बैठते हैं, घेरा बना लो सब। इसके बाद सब लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं। मेरी सारी प्यारी फ्रेंड्स, आप सब ने यहाँ आकर करवा चौथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। सब अपने अपने गिफ्ट लेकर ही जाना। सौम्या, तो थोड़ी देर मेरे पास ही ठहरना, बाद में चली जाना। ठीक है मोहिनी। सौम्या मोहिनी के पास रुकती है, तभी यश का कॉल आ जाता है। हाँ यश, मैं मोहिनी के घर पर थी, वो करवा चौथ की पूजा यहीं पर की थी। पिज्जा? ओके, वैसे आज मेरा भी पिज्जा खाने का बहुत मन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा मोहिनी, अब मैं चलती हूँ, यश मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी पुनीत आने ही वाले हैं। आज मुझे उनके साथ डिनर पर जाना है। हम हर साल करवा चौथ पर बाहर ही खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद सौम्या घर पर आ जाती है। मोहिनी अपने पति पुनीत के साथ रात को डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जहां सौम्या और यश डिनर कर रहे थे। मोहिनी चौंक जाती है। सौम्या मोहिनी को देख चुकी थी, वो उसे आवाज लगाती है। मोहिनी, आओ ना, हमें ज्वाइन करो। ये मेरी फ्रेंड सौम्या है, हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। मिस्टर यश, अरे पुनीत जी, आप यश को कैसे जानते हैं? एक दिन मैं किसी जरूरी काम से एक मीटिंग में जा रहा था, तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे अर्जेंट पहुंचना था, तो मुझे यश ने अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी और मैं समय पर मीटिंग में पहुंच पाया था। बस उसी दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यश, मुझे पता चला आपकी डील फाइनल हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की का सुनकर। थैंक यू सो मच पुनीत जी। इसलिए तो हमारी प्रिय धर्म पत्नी ने बोला कि आज डिनर करवाओ। बस मूड बनाया और निकल आए डिनर करने के लिए। बिल्कुल मोहिनी, तुम्हें पता है यश ने मुझे स्पेशल सरप्राइज दिया।
यश का प्रमोशन हो गया, इसलिए आज ये मुझे पार्टी दे रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशी का आप दोनों भी हिस्सा बनो। बिल्कुल सौम्या जी, आओ मोहिनी, वहाँ अकेले बैठकर क्या ही डिनर करेंगे, इनके साथ करते हैं ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मोहिनी चुप थी क्योंकि वो जिस घमंड में जी रही थी आज वो घमंड चूर चूर हो गया था। सौम्या भी समझ चुकी थी कि मोहिनी का घमंड तोड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि मोहिनी उसे कितनी बार नीचा दिखा चुकी है। पर सौम्या ने मोहिनी का सम्मान भी किया, साथ ही उसे अच्छा सबक भी सिखा दिया, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।